लेकिन तारिक अमीन साहब, क्या वजह, जिस सियासी जमात ने आपको एक वक्त में पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी, जिस सियासी जमात ने एक वक्त में आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया था कि तारिक अमीन साहब को इसलिए हमने पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार किया क्योंकि ये शेख अब्दुल्ला के खिलाफ तकरीरें करते हैं और लोगों को शेख अब्दुल्ला के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की, मैंने उसमें देखा आपके जजमेंट में वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। आज आप उसी सियासी जमात के प्रवक्ता बने हुए, क्योंकि गुपकार अलायंस तो मेजरली नेशनल जमात का नहीं, डर तो है माहौल में, डरे हुए सब महसूस करते हैं, जर्नलिस्ट भी, सियासी कारकुन भी, लेकिन मुझे, मेरी ज़बान मेरी है, उन्हें इतनी देर सुनवाई में नहीं होनी चाहिए थी। मगर वो देख रहे हैं कि आप भी सीरियस नहीं हैं, आप सीरियस व्हाट मोर डू यू वांट? हम लड़ाई कर लें, यू कुड हैव ऑलवेज हम लड़ाई कर लें, हम धरना दें सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप ऐसा चाहते हैं? 1979 में भी सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ा था, क्या कहते हैं, जमानत के लिए, और 2021 में भी गए। 1979-80 की दहाई में जब गए थे तब शेख साहब ने आप पे PSA लगाया था। जी, ये एक कहानी है यार। तो क्या मुख्तलिफ है PSA? PSA तो तब भी आपके ऊपर लगा था और इस बार भी। आदाब। गुपकार अलायंस, गुपकार अलायंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा अन्य जो इम्पोर्टेंट लोग गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री के कार्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ ऑल पार्टी मीटिंग हुई कश्मीर के नेताओं की। उस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बहुत कुछ और भी हुआ और 5 अगस्त 2019 के बाद 5 अगस्त 2021 आ गया। 2 साल हो गए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने हुए, 2 साल हो गए जम्मू कश्मीर के संविधान को ख़त्म हुए और 2 साल हो गए जम्मू कश्मीर के अपने झंडे को गए हुए। इन 2 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस ने दस्तक दी है। आज गुपकार अलायंस कहाँ खड़ा है और क्या आज भी पूर्व मुख्यमंत्री और PDP के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती गुपकार अलायंस के साथ हैं? क्यों चले गए सज्जाद गनी लोन? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं CPIM के नेता और गुपकार अलायंस के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तारिगामी साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिगामी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या वजह हुई कि गुपकार अलायंस से सज्जाद गनी लोन जो है वो चले गए? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा इस बारे में, ये एक बड़ा मामला है नहीं। जब गुपकार डिक्लेरेशन इशू हुआ 4 अगस्त 2019 को, उस वक्त अफवाहें थी यहाँ कश्मीर में, ख़ास तौर पर जम्मू में भी, कि बहुत कुछ होने वाला है, और उस बारे में जो तशवीश पैदा हुई थी हर हल्के फ़िक्र में, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में, ख़ास तौर पर जिसकी अक्कासी हुई, जो इजहार भी हुआ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। तो उसमें एक मीटिंग हुई, उसमें कई लोग शामिल थे, उसमें बेग साहब भी थे और उसमें कांग्रेस के रहनुमा भी थे, उसमें जो हमारे IAS ऑफिसर शाह फैसल साहब वो भी थे। तो सब ने मिलकर वो डिक्लेरेशन अडॉप्ट भी की और जनता के सामने भी रखी, और उस वक्त हमने यही इरादा किया था पब्लिकली, प्रेस के ज़रिए भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं इन इश्यूज़ के बारे में, हमारी नज़र में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि ये एक मर्जर नहीं है, ये ब्रॉडर इश्यूज़ पर एक ब्रॉडर प्लेटफार्म है जिसका एक कंक्रीट एजेंडा है। ठीक, बाकी मामलात पर इख्तिलाफ राय भी हो सकता है और इंतखाबी गठजोड़ भी नहीं है। ठीक, तो इस वजह से लोन साहब को अगर कुछ गिले शिकवे या उनका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू या और कोई तजुर्बा आपके संपर्क में है अभी? मेरे ख्याल में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, पहले उनको चाहिए था एक मौका हमें भी मिलता उनकी बात को सुनने का। आपका टेलीफोन उठाते हैं, आपसे बात होती है? नहीं, अभी उनकी मिसेस बीमार थी, मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया। अच्छा, जी, लेकिन सियासी तौर पर कोई बातचीत आपके साथ नहीं हो रही है? नहीं। तो आप उनको एक बड़ी
पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज होते हुए कश्मीर घाटी में देख रहे हैं? बहुत सारे लोग जो हैं नहीं, ये नेशनल बड़ी और कॉन्फ्रेंस छोटी और की पीडीपी बात से नहीं, टूटकर इधर से उनकी लोग पार्टी आए में। उधर से जाए, ये तो अगर साइज आप ताबीर कर लेंगे पॉलिटिक्स का कश्मीर के तो गलतफहमी है। ये आने वाला वक्त बताएगा कितना बड़ा साइज हुआ, कितना कम हुआ, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 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 उनकी एक जमात रही है, उनके वालिद साहब रहे हैं, कदावर शख्सियत, और ख़ुद उनका रोल रहा है, कदर करते हैं हम। और हम उम्मीद करते हैं कि जो उनकी कमिटमेंट रही है गुपकार अलायंस के साथ वाबस्ता रहकर उन इश्यूज़ के साथ उस कमिटमेंट को पर वो कायम रहेंगे। तो क्या कोई मफाहिमत की कोशिश गुपकार अलायंस ने की, या आप लोगों ने ये तय कर लिया कि ठीक है जी अब अगर उन्हें छोड़ दिया तो हमें कोई मफाहिमत की कोशिश करनी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी ज़ाती राय यही है कि पहल उनको करनी चाहिए थी, किसी ने निकाला नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं उनके बारे में, तो उन्हें पहल करनी चाहिए थी, मौका देना चाहिए था गुपकार के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उनकी बात सुनने का। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि यहाँ और भी लोग हैं, और भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और बल्कि ये एतराफ़ करने में भी मुझे झिझक नहीं है कि ये कश्मीर अलायंस जिन इश्यूज़ पर हैं उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ कश्मीर वैली के साथ नहीं, सिर्फ़ चंद एक मखसूस खिते के साथ नहीं। जम्मू एक बड़ा हिस्सा है, लद्दाख हमसे जुदा किया गया, लेकिन जहाँ तक हमारे अलायंस की कमिटमेंट का ताल्लुक़ है, हम ये समझते हैं कि उनकी अलहदगी की कोई हमें वजह नज़र नहीं आई, और सरकार ने जो भी किया बिला वजह किया, हमें पूछे बिना किया, बल्कि लेह और करगिल के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एतमाद में नहीं लिया। तो इस वजह से गुपकार अलायंस के जो इश्यूज़ हैं, ऑटोनमस कैरेक्टर, जो लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रहे हैं, यहाँ का एक और कॉन्स्टिट्यूशन भी रहा है, तो उन्हें यकदम बर्खास्त करना, कलअदम करार देना, मेरे ख़्याल में ये आइन के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, और इसका ताल्लुक़ है, बराह रास्त असर है पूरी रियासत के हर रीजन के साथ, सब रीजन के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ। और गुपकार अलायंस में अभी ये कमी रही है दैट वी कुड नॉट रीच आउट टू द लार्जर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। जम्मू के ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र कर लूँगा, अभी हमने शुरुआत की थी, पहल की थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा सके, जिसका मुझे अफसोस है, जिस कमी को दूर करना चाहिए आने वाले वक्त में। तारिक अहमद साहब, पीडीपी की भी जम्मू की इकाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी जम्मू की इकाई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू की इकाई काफ़ी मजबूत है, सीपीआईएम की इकाई भी है, अन्य दलों की भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जम्मू की इकाई से किसी नेता को गुपकार अलायंस का हिस्सा बनाने में इतना झिझक क्यों रही है? और आप एक गुपकार अलायंस के प्रवक्ता के तौर पर क्या जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को और पीडीपी के नेताओं को गुपकार का हिस्सा बनाने के पक्षधर हैं? नहीं, मैं क्या, आप क्यों ऐसा कहते हैं? क्या वो मजाज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपनी पार्टी के बारे में खुद सोचे, पीडीपी के लोग, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि वहाँ काफ़ी सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इवन मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, आप जैसे मुखलिस जर्नलिस्ट भी हैं, तो हमें मुशावरत करनी चाहिए, उनकी राय को अकोमोडेट करना चाहिए, तब जाकर जम्मू के जो एस्पिरेशंस हैं, मैं एक कम्युनिटी की बात नहीं करता हूँ, पूरे जम्मू की बात करता हूँ, जहाँ कठुआ है, उधमपुर है, रियासी है, वहाँ डोडा के, कश्तवाड़ के, भद्रवाह के, राजौरी, पुंछ के इलाके भी हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, तो उनको शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एजेंडा जो है वो एक पार्टी का भी नहीं है, ये गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए, एक कम्युनिटी का नहीं है, एक रीजन का भी नहीं, बल्कि ये लेह का भी है, करगिल का भी है, जैसा कि हमने आउटलाइन जारी की है 4 अगस्त 2019। तारिक अहमद साहब, मुझे बताएं कि आप लोग 370 और 35 को लेकर गुपकार अलायंस जो है बयान पे बयान दे रहा है, और आप लोगों का एक स्टेटमेंट भी उसमें जारी हुआ, लेकिन 370 और 35A का मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है।
2 साल से आप लोग बात कर रहे हैं इस 370 और 35A की, और आप कहते हैं हमको मलाल है कि केंद्र सरकार ने इसको हमसे पूछे बगैर, हमसे बात किए बगैर जो है इसको हटा दिया। आपसे समझना चाहूँगा कि अर्ली हियरिंग की पिटिशन डालने में या अर्ली हियरिंग के लिए अपने वकीलों को कन्विंस करने में गुपकार अलायंस को इतना वक्त क्यों लग रहा है? ना ना, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूँगा, हमारी जो जुडिशल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, उसमें एप्लीकेशन बार बार हम रुजू कर लें। हमारी अदालत आलिया के सामने बाज़ाबिता हमारी नहीं, सिर्फ गुपकार अलायंस के साथ जो शामिल पार्टियां हैं। पर एग्रेसिव तो आप ही लोग हैं। नहीं, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ, देयर आर मेनी मोर। अभी आप देख लीजिए कि एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप है राधा कुमार, अभी आप देख लीजिए एक और ग्रुप है जो शोभा की क़यादत में जिनका वाइस चीफ रहे हैं हमारे काक साहब, एयर वाइस चीफ। यस, उनकी, मेरे कहने का मतलब है ये कंसर्न है डेमोक्रेटिक ओपिनियन और का। अर्ली हियरिंग की पिटीशन क्यों नहीं डालते? नहीं, डालेंगे, लाजमन डालेंगे, लेकिन कोरोना वायरस एक रुकावट बनी रही। ऑनलाइन डालेंगे? एक नहीं, वो बात नहीं। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ ऑनलाइन, द क्वेश्चन इज देयर कुड हैव बीन ये एक्सक्यूज़ के, चूँकि इस वक्त ऐसा मामले हैं ज़्यादा प्रायोरिटी के हैं, लेकिन एक गिला हमें है ना, वो आप पूछते नहीं है। आप उल्टा, हम ही दरख्वास्त दहंदा हैं, हम ही अपील करने जा रहे हैं, और हम ही बार बार दरवाज़ा खटखटाए। आप ये क्यों नहीं पूछते जिस अदालत आलिया का हमने दरवाज़ा खटखटाया वो मजाज थे क्या? ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ कई पिटिशन्स पड़े हैं, इतनी देर क्यों? ये एक सवाल है एक शहरी होने के नाते। अदालत आलिया से भी मेरी एक ये एस्पिरेशंस, उन्हें इतनी देर सुनवाई में नहीं होनी चाहिए थी। मगर वो देख रहे हैं कि आप भी सीरियस नहीं हैं। आप सीरियस होते तो व्हाट मोर डू यू वांट? हम लड़ाई कर लें। यू कुड हैव ऑलवेज गॉन फॉर हम लड़ाई कर लें, हम धरना दें सुप्रीम कोर्ट के सामने। आप ऐसा चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर सू मोटो मेरी एप्लीकेशन सीताराम येचुरी ने पेश की, ठीक, तो उसमें भी थोड़ी सी देर लग गई, लेकिन बाद में हुआ। अब आज भी वो पेंडिंग है। पेंडिंग ये कि जहां सरकार ने कहा अपने एफिडेविट में वो गिरफ्तार नहीं है, हमने कहा ये बातें हैं, मैं क्यों प्रिवेंटिव कस्टडी में हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि होना क्या चाहिए। अब आप अस्पताल तो पहुँच गए, हमने कहा अस्पताल के अलावा हमें चाहिए कि वजह क्या है मुझे कस्टडी में रखने की, वो बताए। उसका फैसला अदालत आलिया से, उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। अब क्या धरने पर बैठे हैं? वो हम करेंगे। जब मैं आपको देखता हूं तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। आप 1979 में भी सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ा था, क्या कहते हैं, जमानत के लिए, और 2021 में भी गए। 1979-80 की दहाई में जब गए थे तब शेख साहब ने आप पे PSA लगाया था। जी, ये एक कहानी है यार। तो क्या मुख्तलिफ है PSA? PSA तो तब भी आपके ऊपर लगा था और इस बार भी। इस बार नहीं, PSA अभी तो PSA नहीं लगा था। वही एक गिला है हमें कि यार कम से कम ये बताते हैं हमें कौन किस कानून के दायरे के अंदर हमें घर में बंद रखा, क्यों आप हमें अस्पताल जाने नहीं देते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्यों हम दिल्ली जाना चाहते थे, क्यों सीताराम येचुरी को अदालत आलिया में जाना पड़ा मुझे मिलने के लिए। ये सब बातें हैं ना जो हमने सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, सुप्रीम कोर्ट में ना जाए फिर कहाँ जाए। अब आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं बिल्कुल बेखौफ हो गए? नहीं, बेखौफ तो नहीं, ये आतंक का तो एक खौफ है। मैं एक चीज़ बताऊंगा, नहीं, डर नहीं, डर नहीं है। डर और तारीगामी एक साथ चलते आए हैं आज तक। वो आप कई लंबी कहानी है वो ना। हम तब जब गिरफ्तारियां होती थी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, और जो प्रोविजंस हैं उनके तहत न मिलिटेंसी का कि जब उन्होंने हमले भी किए बहुत यके बाद दीगरे, तब भी हम डरे नहीं। लेकिन तारगमी साहब, क्या वजह, जिस सियासी जमात ने आपको एक वक्त में पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी, जिस सियासी जमात ने एक वक्त में आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया था कि तारगमी साहब को इसलिए हमने पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार किया क्योंकि ये शेख अब्दुल्ला के खिलाफ तकरीरें करते हैं और लोगों को शेख अब्दुल्ला के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की मैंने उसमें देखा, आपके जजमेंट में वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। आज आप उसी सियासी जमात के प्रवक्ता बने हुए, क्योंकि गुपकार अलायंस तो मेजरली नेशनल जमात का नहीं, लेकिन इतना ही कहूँगा, आज तब
फासले थे उनके और हमारे बीच, आज वो हमारी सफ़ में ही शामिल किए गए। अच्छा, वो आपकी सब में शामिल हो गए हैं। शामिल किए गए सरकार ने। अच्छा, तारिक अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि 5 अगस्त 2019 से पहले के जम्मू कश्मीर को जब हम देखते हैं तो अलगाववादी नेताओं के अखबारों में लेख भी छपते थे, उनका हैंड आउट भी छपता था, बाज़ाब्ता उनका प्रेस नोट भी आता था। 5 अगस्त 2021 अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को लेकर एक ख़बर उड़ती है कि जी उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। वो बड़ा हैरान करने वाला, जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रेस नोट इशू होता है कि जनाब गिलानी साहब कह रहे हैं मैंने ऐसा कोई प्रेस नोट दिया नहीं है। इस सूरत हाल से आप खुश हैं या इस सूरत हाल से दुखी हैं कि वो अलगाववादी नेता सबसे बड़ी बात whose writ used to run large in Srinagar and elsewhere, that is gone? सबसे बड़ी बात ये है कि ये पुलिस कब गिलानी साहब के तर्जुमान नामजद हुए? नहीं, तर्जुमान नहीं नामजद हुए, अब उनकी तरफ से दे दिया ना। प्रेस नोट दे रहे ना। मैं वही कहता हूँ, तर्जुमान ही हुए ना, तर्जुमानी करने लगे ना कि उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी या नहीं दे दी। ठीक, गिलानी साहब देते क्यों नहीं है वो आजकल कॉल? मैं वही कहता हूँ कि गिलानी साहब मेरे ख्याल में श्रीनगर में हैं। बिल्कुल श्रीनगर में। रुजू कर लीजिए उनके ऑफिस या आप इस सिचुएशन से खुश हैं क्योंकि आपने तो इसी सिचुएशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आतंकवाद का ही सवाल नहीं, सवाल मेरी नज़र में थोड़ा सा वाइडर क्वेश्चन है। वाइडर क्वेश्चन ये है कि व्हाई शुड वी सीड स्पेस टू सेपरेटिस्ट? आई वांट टू अंडरस्टैंड। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानूनी आईनी जो भी एक रिश्ता बना था जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के, उसको इतना कमज़ोर कर दिया, मुझे अफसोस होता है। वो बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप था। बट आरंट यू हैप्पी? सेपरेटिस्ट्स आर नो मोर। मैं प्लीज, उन्होंने धकेल दिया है पूरे कम्युनिटी को उस सोच की तरफ जो मुझे डर है, जो मेरा कंसर्न है। डीडीसी के चुनाव में आपको क्या लगा कि लोग किसी सोच की तरफ धकेले गए? नहीं, प्लीज आप पेशेंस रख लीजिए ना, कुछ तो हमें भी कहने का मौका दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। वैसे डर तो है माहौल में, डरे हुए सब महसूस करते हैं, जर्नलिस्ट भी, सियासी कारकुन भी, लेकिन मुझे, मेरी ज़ुबान मेरी है और मेरे घर में भी लगा है फैज़ अहमद फैज़ का, बोल के लब आज़ाद है तेरे। यार छोटी सी अमानत है, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक, और मौका दे दीजिए आप, मेरी दरख्वास्त है आपसे। जो हुआ, सेपरेटिज्म क्या है? यहाँ कोई एक फैक्ट्री है? फैक्ट्री थी नहीं, मैं वही कहता हूँ, कोई फैक्ट्री है? कोई फैक्ट्री थी? कौन चलाता था? ये वही कश्मीर है मेरे भाई। याद दिलाना चाहूँगा, मौका दे दीजिए मुझे। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी कहा अभी मीटिंग में, कितनी बार आप कश्मीरियों का इम्तिहान लेंगे? याद कर लीजिए वो दिन जब अभी महाराजा हरी सिंह साहब रिलक्टेंट थे एक्सेशन के सवाल को लेकर, पसपेश करते रहे। यही वजह है कि 15 अगस्त आने वाला है। जम्मू कश्मीर वाज नॉट, एक इकाई नहीं बना था इंडियन यूनियन का, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली। देर क्यों कर दी? एक, दूसरा, यहाँ इंडियन आर्मी नहीं थी तब जम्मू कश्मीर में, जब रेडर्स आ गए पाकिस्तान से, और रेडर्स बारामुल्ला पहुँचे थे। बारामुल्ला से श्रीनगर पहुँचने में अब कितना टाइम लग सकता था, तब जाकर महाराजा यहाँ से गए अपने हिफाजत के लिए। जो भी उनके पास अमला था, रिश्तेदार थे, सबको लेकर जम्मू चले गए। तब उन्होंने दरख्वास्त की कि यहाँ इंडियन आर्मी आ जाए, तो उन्होंने ये शर्त लगा दी, एक्सेशन के डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कीजिए। अभी इंडियन आर्मी नहीं आई थी, महाराजा ने अभी रिश्ता जोड़ा नहीं था। कश्मीरी लोग यहाँ लाल चौक में निकले, बुज़ुर्गों से पूछ लीजिए, और नारा लगा दिया, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार।
हमलावर किसको कहा? ट्राइबल्स को कहा, जिन्होंने मज़हब के नाम पर दाखिल हुए थे और जबर से रिश्ता कायम करना चाहते थे। तब जाकर कश्मीरियों ने यहाँ उस डर का मुकाबला किया। हाथ में पत्थर भी नहीं था, पत्थर भी नहीं उठाया, अपने जान की बाजी लगाकर ये कह दिया कि हम जबर से रिश्ता कायम नहीं करते। ये तारीखी सच्चाई है जिसको आज भी आज के हुक्मरानों को समझना चाहिए कि कश्मीरी हैं जिन्होंने न मज़हब के नाम पर ही अपना रास्ता चुना और न ही जबर को मंजूर किया। ये तारीख रही है, आज की बात नहीं। मैं फिर अभी जो हिस्टोरियन हैं सबसे बड़े कलहन, मेहरबानी करके मैं अपने हमनवा दोस्तों से ये गुजारिश कर लूँगा कि आज वो कलहन को पढ़ें और देख लीजिए कि उन्होंने यहाँ कश्मीरियों ने पठानों का मुकाबला किया, मुगलों का मुकाबला किया। अरे साहब, वो मुसलमान थे, लेकिन जब महाराजों का दौर आया जम्मू कश्मीर में, उनकी मतलकुल अनानी का भी मुकाबला किया। ये हमारी तारीख है और जिस पर हमें फ़ख्र है। आज क्या हुआ साहब, मैं जम्मू के आवाम से पूछना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मुझे एहतराम है, वो भी मेरी तरह है, आपकी तरह है, हम सब की तरह हैं। अगर कहीं पर भी एक तारीखी रियासत को छोड़ दीजिए, कश्मीर की तारीख 5000 साल है, 200 साल की तारीख है डोगरा राज में जो कायम हुई जम्मू कश्मीर और लद्दाख। किसको पूछा डाउन साइज करने के बारे में? किसको पूछा? हमारे रियासत को, तारीखी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, जहाँ प्रोविज़न है कि अगर कहीं पर भी डाउन साइज हो या डिवीज़न हो, रेफर होना चाहिए लेजिस्लेचर को, रेफर होना चाहिए उस कम्युनिटी को। ठीक, अगर ये कहीं और हो जाए, आप 370 की ही बात क्यों करते हैं? अरे साहब, पूरी कम्युनिटी को कठुआ से लेकर पूरा बारामुल्ला तक हर शख्स को ह्यूमिलेट किया 5 अगस्त 2019 को उस फैसले ने, जिससे एक तारीखी रियासत को एक म्यूनिसिपैलिटी में बदल दिया। हमें पूछे बिना, मुझे पूछे बिना, आपको पूछे बिना, लेख को पूछे बिना हमें आपस में जुदा कर दिया। ये आज तक ये आमिराना मिजाज कभी देखा नहीं। एमरजेंसी हमने देखी, मैं एमरजेंसी में बंद रहा जब शेख साहब थे, तब पीडीए था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, लेकिन तब भी कुछ कागज़ का पर्चा दिया जाता था हमें कि आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत हैं। लेकिन आज मिजाज है हाकिमों का कि बंद भी रखो और पूछो भी मत, बताओ भी मत। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेहुरमती है, मुझे डर है। और मुझे डर है कि आज अगर कोई स्पेस कायम हुई थी, उन सैकड़ों लोगों ने जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, आतंकवादी गोलियों के निशाना बने, क्या कहेंगे उनको आज? मेन स्ट्रीम पार्टीज लीडर छोड़ लीजिए, तारिक आमी को, फारूक अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को, या और सजाद लोन को, या और रहनुमाओं को, अल्ताफ़ बुखारी साहब को, मेरा ये अपील है आज यारा, उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की जगह को कमज़ोर किया गया, उस स्पेस को कमज़ोर किया गया, उस पर जो विश्वास पैदा होना चाहिए था, उस विश्वास को। लेकिन तारगम साहब, आपसे ये समझना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को की स्पेस को कमज़ोर किया गया, 1947 से लेकर ठीक 5 अगस्त 2019 तक जितने भी राजनीतिक दल कश्मीर घाटी में जिनके पार्टी हेडक्वार्टर्स हैं, उन तमाम राजनीतिक दलों ने पहले तो रायशुमारी बेची 1975 तक, उसके बाद ग्रेटर ऑटोनॉमी बेची, फिर उसके बाद जाकर ऑटोनॉमी बेची, फिर सेल्फ रूल की बारी आई, फिर अचीवेबल नेशनहुड भी था, फिर और कई फार्मूले थे। 122 फार्मूले जम्मू कश्मीर के इस मसले को हल करने के लिए टेबल पर थे। और अलगाववादी नेता डिसाइड किया करते थे कि श्रीनगर शहर में
कल सुबह क्या होगा, परसों सुबह क्या होगा, ये हालात थे जम्मू कश्मीर के। 5 अगस्त 2019 के बाद 2 साल हो चुके हैं। आपकी जो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं तमाम राजनीतिक दलों की, वो शुरू हो चुकी हैं। डीडीसी के चुनाव में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। गुपकार अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा दल बन के उभरा। ये एक सच्चाई है कि जम्मू में भी गुपकार अलायंस को वोट पड़ा। आपने उस डीडीसी के चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया। तो मुझे अब ये आप बताइए, आप कह रहे हैं मेन स्ट्रीम को कमज़ोर किया गया। अब अगर आपको कमज़ोर किया गया है तो फिर आप लोगों को वोट किसने डाला? मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैं कमज़ोर, या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अलगाववादी बीच से बाहर निकाल दिए गए हैं? एक गुजारिश कर लूँगा। अलगाववाद एक आइडिया है मेरे भाई, मेहरबानी करके आपकी मैं कदर करता हूँ। क्या ऐसा नहीं है, कोई जानवर नहीं है जिसको आपने पकड़ लिया तो ख़त्म कर दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 47 में रिश्ता बना, लोगों ने बगैर फौज के पाकिस्तान, मुस्लिम पाकिस्तान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, गांधी के सेकुलर इंडिया के साथ रिश्ता जोड़ा। ठीक है, ये तो तारीख है। एक उसके बाद क्या हुआ, 53 में गिरफ्तार किया जाता है उसी तहरीक के रहनुमा को। हुआ, एक मिनट पहले सुन लीजिए। उसके बाद 77 तक मुझे एक भी चुनाव बताइए कश्मीर में जो फेयर हुआ, एक भी। जिस पार्टी के आप हिमायती हैं वही पार्टी चुनाव करा रही थी? नहीं थी ना, वही तो मैं 77 की बात मैं करता हूँ मेरे भाई। अब थोड़ा सा शेख साहब 11 साल बंद भी रहे, उनके साथ आपके इख्तलाफ राय हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। उन्होंने मुझे कई बार मौका दिया जेल खानों का तवाफ़ करने का, लेकिन तब भी वो कदावर शख्सियत थे, रहनुमा थे, वो तो मानी हुई बात है ना। तब भी उन्होंने एक तहरीक की सरबराही की। मतलब वो आपको पीएससी में गिरफ्तार करें तो आपको चलेगा, और अगर 2019 में आपकी सुरक्षा के लिए आपको घर में बंद कर दिया जाता वो आपको नहीं चलेगा। नहीं, आप जस्टिफाई मत कर लीजिए। I'm not justifying, I'm just I challenged that preventive detention at that time। एक बार नहीं, 2 बार। मैं बताऊंगा, आप असल बात की तरफ आने नहीं देते हैं या आप नहीं यार, मैं सिर्फ ये गुजारिश, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, आप पूरी बात करें। 77 में चुनाव पहली बार हुए, मोरारजी देसाई साहब थे वज़ीर-ए-आज़म, प्रधानमंत्री थे। यस, और उस वक्त जनता पार्टी में आरएसएस वाले भी थे, पूछ लीजिए उनसे। दोहरी मेंबरशिप थी, वो आरएसएस में भी थे और जनता पार्टी में भी थे। शायद ये दोहरा मिजाज पहले से ही मौजूद था। बहरहाल उस पर हम नहीं जाएंगे आज। वो आपके हिमायती थे उस वक्त, मैंने वही आप कहा, उनके साथ प्लीज़। तो उस वक्त यहाँ चुनाव हो गए, पूरा जोर मसूदी साहब की क़यादत में यहाँ जनता पार्टी का क़याम आया। बड़े बड़े रहनुमा थे उसमें। गिलानी साहब ने भी चुनाव लड़ा, उनकी हिमायत से, उनको हिमायत देकर। ठीक। लोन साहब तो उसके साथ रहे, मरहूम लोन साहब। ठीक। पूरा जोर लगा दिया उन्होंने, लेकिन 2 सीटें शायद जीत गए वो कश्मीर वैली से, एक लोन साहब और दूसरा गिलानी साहब। ठीक। और कहीं नहीं, बाकी सब सीटें शेख साहब की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। ठीक। आज भी याद है लोगों को कि अगर कभी 53 के बाद चुनाव साफ हुए, वो साफ हुए 77 में। उस वक्त सलाम करता हूँ मैं आज भी मोरारजी देसाई साहब को, जब दबाव पड़ गया उन्हें कि कौमी मुफाद है, ये मुफाद है, मुल्क का मुफाद है, क्या आप उल्टा कर लीजिए जो मैंडेट है। उन्होंने माना नहीं। So you are trying to say Congress is mother of all the ills? No, it's not the question of Congress is mother, बल्कि कांग्रेस ने भी कमियां रही, कोताहियां रही, जो तारीखी तौर पर लिखी हुई है। और वही 370 को घिसने की बात तो वही कर रहे थे। उन्होंने इसको कमज़ोर कर दिया। हमने बार बार उनके मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, और मेरी तकरीर असेंबली में भी। तो तारिक अहमद साहब फिर जस्टिफाई कैसे करते हैं कि गिला आपको सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से है कि जनाब आपने क्यों हटाई, जिनका मंशूर था कि हमारी मेजॉरिटी होगी तो हटा देंगे। मैं एक चीज़ गुजारिश कर लूँगा कि हमें गिला सिर्फ ये है कि एक तो ये दावेदार है कि हम कौमी मुफाद के लिए कर रहे हैं, गिला ये है। ये जो इनका चेहरा जो है, निकाब है चेहरे पर,
उतार दे ना और कह दे कि हम भी दूसरों जैसे ही हैं, जो उन्होंने किया हमने भी किया, तो हम सोचेंगे ना। लेकिन जो ये निकाब है ना कि हमने ऐसा किया, मुल्क के लिए किया, मैं ये कंटेस्ट कर रहा हूँ, अगर इस दफ़ा को, इस क्लास को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, ये नुकसान पहुँचा जम्मू कश्मीर के अवाम को, नुकसान पहुँचा मुल्क के जो मुफादात हैं उनको भी। उस पर आप मेरे साथ बहस कर लीजिए इसी चैनल पर, बहुत अच्छा लगेगा। तारगमी साहब, अब एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे। गुपकार अलायंस का मतलब आप अलायंस में हैं, प्रधानमंत्री आपको न्योता देते हैं, आप दिल्ली पहुंचते हैं, आप पहले ये तय करते हैं कि जी 2 ही लोग जाएंगे, तारगमी साहब जाएंगे, डॉक्टर फारूक साहब जाएंगे, फिर तय होता है डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी सब जाएंगे, तो आप सब जाते हैं। ठीक है, आप लोग जब अंदर चले गए तो आप ये भी तो कर सकते थे कि यूनानिमसली आप कहते जी हम सब चुप रहेंगे, डॉक्टर साहब आप बोलिएगा। आप वहाँ पहुँच गए, आप सब ने अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग शुरू कर दिया। तो क्या ये मैं मानूं कि आपने उस प्लेटफॉर्म को भी अपनी जब कश्मीर की सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने? मैं गुजारिश कर लूँगा, पहले हमें गिला है प्राइम मिनिस्टर का, और जो मैंने वहाँ दोहराया भी, बाकियों ने भी दोहराया, मैंने ही नहीं। वो ये सवाल था क्या काश जैसे आज बुलाया, ये बुलाने का आदेश मिलता हमें 4 अगस्त 2019 को, ये ना होता। हमें शुबा है, शक है जो बाद में हुआ, शायद हमारी तजावीज़ को पर भी गौर किया जाता। ठीक, वो शायद की ही बात है, क्योंकि उन्होंने बुलाया नहीं। और इसके बरक्स 2 साल तक कभी हम गैंग बनाए गए, कभी हम आतंकवादी हिमायती बन गए। ये भी कहानी है ना 2 साल का। वो अखबार देख लीजिए ना, चैनल्स देख लीजिए मेरे भाई, और जो भी एडजेक्टिव है बुरा वो मनसूब किया गया, हमारे चेहरे पर लगा दिया गया। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि यूनानिमस क्यों नहीं हुआ प्रधानमंत्री? एक मिनट आप सुन लीजिए ना। दावत मिली यकायक, और उसमें होम सेक्रेटरी साहब ने अलग अलग बात की, मेरे साथ अलग बात, महबूबा जी के साथ अलग, फारूक साहब के साथ अलग, और लीडरों के साथ भी अलग, कोई लिखी हुई पर्ची नहीं। गुपकार अलायंस को अलग दावत नहीं, अलग अलग। जब किसी ने हमें ये मशवरा दिया कि हमें गुपकार अलायंस की तरफ से एक को भेजना चाहिए, तो उस वक्त सवाल आया, ये गुपकार अलायंस को अलग दावत मिली नहीं, ये बाय नेम उन्होंने फ़ोन किया है, बाय नेम, तो इसलिए हमें जाना चाहिए। ठीक, तो हम वहाँ गए, एक प्लेटफार्म की हैसियत से ही नहीं, बल्कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिसको भी कहा गया बोलो, बोलना था, बोले हम। और बोले क्या, हम सब वहाँ कंसर्न्स जो हमारे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, यहाँ के लोगों के, उनको पेश किया प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया के सामने। सुन लीजिए, सिर्फ गुपकार अलायंस नहीं, और लोगों जो वहाँ थे। मैं तो ये कहूँगा मुनासिब यही होगा कि बाकी लोगों ने भी अच्छी बातें कही जम्मू कश्मीर के बारे में, और जवाब क्या मिला? जवाब मिला क्या हमने बातें सुनी, इलेक्शन होंगे, डिलिमिटेशन होगा, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ स्टेटहुड के बारे में कहा, हमने पार्लियामेंट में कहा, पार्लियामेंट से बाहर कहा, और अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेटहुड रिस्टोर की जाएगी। हम स्टेटहुड के कौन सा मखसूस होगा, किस नजूमी के पास जाना होगा हमें? एक नजूमी तो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी खिदमत में तो गए, उनको भी अगर पता नहीं कहाँ जाए, एक सवाल है हमारा। और ये नहीं कि कोई फेवर है, हर गिज़ फेवर नहीं, गलतफहमी हो किसी की, बल्कि हम उस तौहीन जो ह्यूमिलेशन हुई है जम्मू की, कश्मीर की, लद्दाख की, हमें एक यूनियन म्यूनसिपैलिटी का दर्जा दिलाकर हमारे सर को नीचा करके
ताज था ना एक वक्त जम्मू कश्मीर। नहीं, मेरे सवाल घुमा गए नहीं, आप। ताज मैंने था कहा ना। आप गए प्रधानमंत्री के यहाँ, तो अगर हमने आप- बात की वहाँ। अगर आप सब चुप रहते अब आप कहते जी हमारे नहीं, क्यों? प्रवक्ता फारूक साहब हैं, ये नहीं, बोलेंगे। क्यों वजह क्यों? ये एक सिर्फ कैप्टन को नहीं बोलना है। जब वहाँ आप मैच खेलते हैं ना, वहाँ बाकी रनर भी होते हैं ना, वो भी कार्यक्रम से कुछ लोग ये भी कहते हैं जी। कि आप लोग, डॉक्टर साहब ने इसलिए बाकी लोगों को कहा कि भाई सबको साथ ले चलो, कि अगर मैं अकेला बात करने चला गया और बात बनी नहीं और मैं वापस आ गया तो ये बाकी जो हिमायती मेरे गुपकार अलायंस के कहीं इसका सियासी इस्तेमाल न करना शुरू कर दें कि जनाब, क्योंकि गुपकार अलायंस में मैं एक चीज मेजॉरिटी जो मेंबर्स, ऐसा नहीं हुआ। मैं आज भी बताऊंगा, अगर सिर्फ फारूक साहब को दावत मिलती, कल मिलेगी उनको अकेले दावत, तारीगामी होगा जो उनसे गुजारिश कर लेगा, यू शुड गो। ना बुलाया मुझे, ना बुलाया बाकियों को, हमारा मुकदमा है साझा, कोई पैरवी वहाँ करे, हमें विश्वास रखना चाहिए एक दूसरे पर। ठीक, ये आपस में ही हम बैटिंग करते नहीं हैं, गलतफहमी है। हम आपस में बैटिंग नहीं करते हैं। इस वक्त बड़ा फील्ड है, मुकाबले की पार्टी दिल्ली वाली है और हम हैं जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के इस तरफ। सुनने में आ रहा है कि हमारी टीम वो है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कुछ नाराज चल रही है गुपकार अलायंस से। अभी तो थे हम इकट्ठे यार, अभी 5 अगस्त को चाय की प्याली भी पी ली, एक दूसरे के अहवाल के बारे में भी सब कुछ पूछा। माशाअल्लाह, ये चुनावों को लेकर आम सहमति बन रही है कि आप असेंबली के चुनाव में गुपकार अलायंस के तौर पे लड़ेंगे? पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहिए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहिए, क्या इलेक्शन होने भी हैं या नहीं, उनसे पूछिए ना। आपकी चुनाव की तैयारी है? चुनाव की तैयारी नहीं, हमारी तैयारी है जम्मू जाने की, ताकि मैं वहाँ कठुआ के लोगों से कहूँगा, सुना है कि कुछ लोग खुश थे 370 ख़त्म हो गया, क्या इस दरिया की बाजरी अभी आपके ही कब्जे में है या कहीं और खिसक गई है? पर ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, अपनी सरकार बनेगी, आप एड्रेस मैं कर वही सकते कहता हैं। हूँ, ये जो पहले डोगरा ने, हमारे डोगरा भाइयों ने, बहनों ने जदोजहद की थी, कश्मीरी पंडितों ने जदोजहद की थी कि बाहर से कोई ना आ जाए, हमारी छोटी सी मुलाजमत है, कम पढ़े लिखे हैं दूसरों के मुकाबले में, उसके हिस्सेदार न बने। हमारी अपनी ज़मीन है हिमाचल की तरह, हिमाचल की तरह सरहदी इलाका है, इसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। क्या मैं सुना है कि आपकी ज़मीन भी, हम समझ रहे थे शायद श्रीनगर की ज़मीन चली गई, कुलगाम की ज़मीन चली गई, बिजबिहाड़ा की ज़मीन चली गई, आप सुना है ये तो उधमपुर की भी चली गई, रियासी की भी चली गई, और वो जो नौकरी है ही नहीं कहीं। याद कीजिए वो 50,000 वाली कहानी, 50,000 वो कहाँ गए हमारे गवर्नर साहब उस वक्त के। लेकिन जब आम जम्मू के उधमपुर, कठुआ या जम्मू संभाग डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के लोगों से आप ये बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई ये सब, तो वो एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी मजबूत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जम्मू संभाग 1947 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक भी देश के लिए कुर्बानियाँ देता आया है, और अगर 5 अगस्त 2019 के बाद भी अगले 70 साल हमको और कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, हम देते रहेंगे, लेकिन ना अलगाववाद को अब चलने देंगे, ना आतंकवाद को चलने देंगे। और हम अब चाहते हैं कि अब स्क्रिप्ट थोड़ा बदले, लोग देश की बात करें, लोग झंडे की बात करें, लोग संविधान की बात करें। गलतफहमी है, जम्मू वाले जानते हैं तारिक आमिर, जिन्होंने मुझे, पर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सुन लीजिए ना, कुर्बानी किसने दे दी, देखो ना, मैं भी उस कुर्बानी में शामिल हूँ। मैं तो यही याद दिलाना चाहता हूँ यार, मुझे 89 में भागना पड़ा घर छोड़कर, मेरे बच्चों को भी, मुझे भी। तब तो अलगाववाद ऊपर नहीं था, बहुत ज़्यादा। कश्मीरी पंडित जो भागने पर डर के मारे यहाँ से मजबूर हुए घर छोड़ने पर, उनका स्वागत करने वाला तारिक आमिर था, क्योंकि मैं सीनियर था उस दौड़ में भागने में डर के मारे। और मुझे पनाह किसने दे दी, प्यार किसने दे दी? जम्मू के लोगों ने। वो समझदार हैं, समझते हैं यार क्या आतंकवादियों का भला करने वाले कौन है, चाहने वाले कौन हैं, और आतंकवाद के को कम करने वाले या उसे दूर रखने वाले, उसके बारे में जतन करने वाले कौन हैं, हमारे जम्मू के भाई बहन जानते हैं। आपसे समझना चाहता हूँ एक चीज़ और, वो अमन चाहते हैं। आपसे समझना चाहता हूँ, 5 अगस्त 2019 से पहले भी
बिजली को लेकर, पानी को लेकर, अलग अलग मसलों को लेकर जम्मू में लोग धरना प्रदर्शन करते थे, सड़कों के ऊपर आते थे, हंगामे होते थे। और अगर आप 2014 तक देखेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो आपको रोज़ कोई ना कोई हंगामा जम्मू की सड़कों पर मिलता था। 3-3, 4-4 दिन के बंद भी होते थे, लेकिन कुछ नहीं सुनने को मिलता था कि 370 की वजह से है, ये है, वो है। 5 अगस्त 2019 के बाद अब मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले टॉयलेट अगर किसी गांव में कम बने हैं और लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, तो यहाँ कश्मीर संभाग से कुछ नेताओं से सुनने को मिलता है कि यार तुम तो 5 अगस्त 2019 के दिन बड़ी खुशियां मना रहे थे कि 370 हट गया, अब देखो तुम टॉयलेट के लिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। ये स्वाभाविक है कि किसी भी क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, बजरी को लेकर लोग प्रदर्शन करेंगे, पर इसको 370 से जोड़ कर देखना सही पता नहीं कौन कैसे जोड़ता है। और मैं सिर्फ ये कहूँगा, कल भी पूरे मुल्क में लाइवलीहुड इश्यूज़ के बारे में किसानों का, ट्रेड यूनियंस का मुश्तरका सेव इंडिया एक तहरीक चली, शुरू हुई। जम्मू में भी ट्रेड यूनियंस का, CITU का ख़ास तौर पर, और यहाँ श्रीनगर में भी हुआ, बिल्कुल हुआ। और उसमें लाइवलीहुड इश्यूज़ है। उसमें ये सवालात है कि प्राइवेटाइज मत करो, ये सवाल है महंगाई आसमान पर है और कहाँ लेनी है इस महंगाई को, हम कहाँ जाए, हमारा नवाला हमसे छिन गया। ये सवालात है, ये सवालात हैं जो लेबर लॉज बने हैं लंबी लड़ाइयों के बाद। लेबर लॉज की प्रोटेक्शन जिसको आपने कमज़ोर कर दिया, हमें वो लॉज वापस चाहिए। ये कल पूरे मुल्क में, जम्मू में भी था और श्रीनगर में भी। अंत में तारागम साहब, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, आपसे ये समझना चाहूँगा कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है। कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग की जब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जितनी भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने एक लंबे समय तक, 5 अगस्त 2019 तक, वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी थे, वाल्मीकि थे, गोरखा समाज के लोग थे, अन्य कई और समाज के वर्गों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो उनके मूलभूत अधिकार बनते थे वो दिए नहीं। कहा जी सियासी मजबूरियां हैं, संविधान है, ये है, वो है, और उसको टाल मटोल करते रहे। 5 अगस्त 2019 को उन सबको ये अधिकार मिले। अब परिप्रेक्ष्य में आप रखिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों चुनाव हुए और चुनाव में 12 सीटें वहाँ पर रिजर्व करके रखी गई हैं। 6 सीटें कश्मीर संभाग से जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और 6 सीटें उन लोगों के लिए जो जम्मू संभाग से पाकिस्तान के विभिन्न भागों में रह रहे हैं। 12 सीटें रिजर्व हैं और इनमें से 6 सीटों पर केवल 30,000 वोटर है और उनको 6 सीटों के लिए वोट डालना है। और एक तरफ 4,30,000 लोग हैं, उनको भी 6 सीटों के लिए वोट डालना है। आप और ये सभी एक धर्म और एक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मुझे बताइए, यही सूरत हाल जम्मू कश्मीर में भी है। वेस्ट पाकिस्तान का रेफ्यूजी अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड महसूस करता है। वाल्मीकि कहते हैं जी हम 1956 में आए, तब से लेकर आज तक हमको अधिकार नहीं मिले। गोरखा समाज के लोग कहते हैं जी हमको लाया, हमको अधिकार नहीं मिले। कश्मीरी पंडित ये कह रहा है कि हमारे विस्थापन के बाद हम कहीं पर नहीं हैं। ये सभी लोग ये चाहते हैं कि इन सब लोगों के लिए भी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स को उसी प्रकार से रिजर्व किया जाना चाहिए जिस प्रकार से आप किसी और देश की सरकार, जिसका हवाला बार बार दिया, क्या आप इस प्रकार की रिजर्वेशन के हक में हैं कि इन सभी लोगों के साथ जिनके साथ ज्यादती हुई थी और इन लोगों को अब जाकर, खासकर वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को तो पहली बार अब चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, वाल्मीकि असेंबली के चुनाव में आप वोट डालेंगे। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या पक्षधर हैं आप इस चीज़ के कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इनके लिए सीटें रिजर्व की जानी चाहिए, और अगर रिजर्व ना हो तो कम से कम नॉमिनेशन का सिलसिला हो जिससे ये भी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सेदार बन सकें? बहुत बहुत शुक्रिया लंबी तकरीर की। मैं समझ रहा था आप मुझे सवाल करने के लिए आए हैं, लेकिन अच्छी बात हुई कि मुझे इतनी तफसील से आपने समझाया। ये सवाल ही था, आपको तकरीर नहीं, तफसील से समझाया, शुक्रिया। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल है। आप पत्रकार हो रहे हैं कि आप वकालत कर रहे हैं कि अब 70 साल के जमहूरी मुल्क में रहने के बाद जी हमें अलगावाद को शह देने वाले मुल्क के मॉडल को अपनाना होगा यहाँ। यू वांट दैट, कि जो वो उनकी सिफारिश क्यों लाते हैं आप? ठीक, आप कोई सिफारिश लाइए, हमारा आयन है अपना यहाँ। अगर यही बात मैं कहता तो अलगावाद हो जाता। नहीं, आप यही ख्वाब सुन लीजिए ना, यही ख्वाब कश्मीर घाटी आप सुन लीजिए, मैंने आपको रोका नहीं जी।
आपको मैंने रोका नहीं। जी जी जी, अब प्लीज़ बताएं बताएं। हमारा अपना, मैं यही कहना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कि आज भी हमारा मॉडल वही है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ इंडिया ने मुकर्रर किया है पूरे देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए भी। मुझे वही चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने हमारे लिए एक नक्शा तैयार किया था, और कुछ नहीं चाहिए। जी, अगर आप इसको अलगाववादी कहते हैं मुझे मंजूर है, कोई इल्ज़ाम दे दीजिए, मतलब लेकिन मैं आप कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन मैं नहीं चाहते? प्लीज़ मैं उस सिफारिश को नहीं छोड़ूंगा जो सिफारिश मेरे उन कदावर शख्सियत ने कायम किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे और अबुल कलाम आज़ाद भी थे। मैं सलाम करता हूँ उनको। वो नक्शा पूरे देश के लिए ठीक है, वो मेरे लिए आज भी ठीक है। बार बार कोशिश कर लें उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस फ्रेम को कमज़ोर करने की, मुझे यकीन है कि मुल्क में बड़ी अदालत है, जनता वो उन खतूत को ही आगे बढ़ाएंगे अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Yes. तो मैं मुतमईन हूँ, अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बहार होता है। मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब इस चीज़ को लेकर आश्वस्त लग रहे हैं कि ठीक है, अभी जो हालात हैं, इन हालात में कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों से हमको जूझना है। और गुपकार अलायंस, जैसा इन्होंने कहा कि 370 और 35A का जहां तक ताल्लुक है उसके लिए लड़ाई लड़ता रहेगा, और संवैधानिक तौर पर जो जम्मू कश्मीर का हक है, उस हक के लिए लड़ाई आने वाले समय में भी लड़ता रहेगा। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि चुप्पी साध गए कि क्या वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी, वाल्मीकि, गोरखा समाज, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, क्या इनको रिजर्वेशन होना चाहिए? उसको लेकर उन्होंने कहा कि संविधान ने जो सबके लिए दिया है वही सबको मिलना चाहिए, संविधान के बाहर कुछ भी नहीं। ये थे मोहम्मद यूसुफ तारगामी, और कश्मीर घाटी से ऐसी आवाज़ें लेकर आप तक ज़रूर पहुँचेगी। दीजिए इजाज़त, आदाब।